जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब लोग का स्वागत है हमारी इस डेली की रीडिंग की क्लास में। और चलिए आज हम देखते हैं दैट व्हाट वी हैव फॉर रीडिंग टुडे, कि हम आज हमारे पास नया जानने के लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो हमारी क्लासेस होती हैं वो हम इवनिंग में अपलोड करते हैं। 6 o'clock पे हमारी ये क्लासेस आती हैं। और अगर आप इस क्लास का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस क्लास को अपलोड करने से पहले हम इसमें पढ़े हुए जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं इसमें उसको हम पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडिफाई इंग्लिश हब, वहाँ से आप इसके जो आर्टिकल का जो PDF है वहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप उसको एक बेसिक रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। ताकि जब आप शाम को ये क्लास ले रहे हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके आपकी कि हाँ जो भी आप पढ़ रहे हो उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारी इस क्लास का पर्पस ये है कि आप अपनी रीडिंग को बहुत ही बेहतर बना पाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि किन लोगों को इस क्लास का बेनिफिट हो सकता है। वो लोग जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, जैसे कि CDS, NDA, CGL, CPO, CAPF एट्सेट्रा। तो उनमें एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट होता है दैट इज़ इंग्लिश में वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो उस लिहाज से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड और किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप एक कॉमन पर्सन भी हो, ठीक है, जो अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी अवेयरनेस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें हम ऐसी डिस्कस करते हैं जो आपको एक अवेयर सिटीजन बनाती है एक कंट्री की, है ना। तो आप इस चीज़ के लिए भी आप इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्पीकिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी रीडिंग इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। और वो कैसे रीडिंग करेंगे हम, तो हम देखते हैं कि 1 by 1, है ना, एक एक वर्ड को हम पढ़ते हुए और उनको कनेक्ट करते हुए हम उसकी मीनिंग को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। हम रीड बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आज के मुद्दे को हम डिस्कस करते हैं। और आज के आर्टिकल का जो मुद्दा है, ठीक है, आपको पता होगा कि अक्टूबर 2023 में हमास जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है गाज़ा सिटी के अंदर, जो कि फ़लस्तीन के कॉज के लिए फ़ाइट करता है, ऐसा उसका कहना है। उसने क्या कर दिया था, इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया था। इज़राइल क्या एक ज्यूश नेशन है, उसके ऊपर अटैक कर दिया था। चूँकि आपको पता होगा कि हमास और इज़राइल और ज्यूस और फ़लस्तीनियंस में काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिलता है, अरेबियंस में, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है, वो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। बट मैं बता दूं कि उसके अटैक करने के बाद, हमास का अटैक करने के बाद इज़राइल ने रिटेलिएट किया और सोचा और प्लान किया कि वो हमास को गाज़ा सिटी के अंदर से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। हालांकि उस चीज़ में वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज भी वो वॉर अभी भी चल ही रही है, 2 साल होने वाले हैं उस वॉर के, है ना। पता ही होगा आपको कब शुरू हुआ था ये, लेकिन अभी भी कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला है, ठीक है। अभी भी इज़राइल को अपना रिज़ल्ट तो नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ हुई है, वो है कि वहाँ पे जो रहने वाले फ़लस्तीनियंस हैं, वहाँ जो सिविलियंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, ठीक है। स्थिति बहुत ही ख़राब है। 50,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनियंस की जान जा चुकी है, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ हैं, ठीक है। वहाँ पे स्टारवेशन, भुखमरी की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गई है, ठीक। वहाँ पे बच्चे अगर पैदा भी हो रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रह रही है। और साथ ही साथ वहाँ पे इन सबको मिला करके आप कह सकते हो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे, ठीक है। मानवीय जो आपदा है वहाँ पे वो आ चुकी है, ये इज़राइल के इस वॉर की वजह से, जो इज़राइल ने रिटेलिएट किया वहाँ के अंदर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे US की बात आती है कि US यहाँ पे इन्वॉल्व करता है खुद को। तो पता होगा आपको, प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप अभी के जो 2nd बार प्रेसिडेंट बने हैं USA के, उनका ये वो डिसीज़न था, या उनका ये कैंपेन का ही ये स्लोगन था कि वो प्रेसिडेंट बनते ही क्या करेंगे, दुनिया भर में जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं उनको ये रिजॉल्व कराएंगे ऑफिस को होल्ड करने के तुरंत बाद ही। हालांकि वो उसमें तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन अभी उसी को लेकर के एक उन्होंने 20 पॉइंट का एक पीस प्लान प्रिपेयर किया है और उस पर कई सारी कंट्रीज़ मान भी गई हैं। उसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहा है। वो क्या कर रहा है लैग, वो हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आप सुनते हो ना कि इज़राइल और US काफ़ी क्लोज अलाई है ना, काफ़ी है ना, वेस्ट एशिया के अंदर जो इज़राइल है वो USA का काफ़ी क्लोज अलाई है, काफ़ी घनिष्ठ मित्रता है इन दोनों के बीच में। तो क्यों है, आखिर ऐसा है क्या?
ऐसा क्या है इसराइल के पास जो कि यूएस को उसका बहुत बड़ा सपोर्टर बना देता है। तो देखते हैं, उसी चीज़ को जानते हैं, है ना, उसी को हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता ही होंगी कि इसराइल और हमास क्यों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या मुद्दा है इसराइल और पैलेस्टीनियन और ज्यूज़ के बीच में, है ना, कहाँ से शुरू हुआ था ये, है ना, कहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी ही होगा, ठीक है, और वहाँ पे सिचुएशन कैसी है ये सब आप पढ़ रहे होगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही जानना ज़रूरी है वो ये है कि आखिर क्या है, यूएस क्यों इतना इंटरेस्टेड है ज़्यादा इसराइल को लेकर के। तो चलिए जानते हैं। तो एलाइज बियॉन्ड बॉर्डर्स, यानी यहाँ पे बात करें यूएसए की, तो यूएस और इसराइल की बात करें, ऐसे एलाइज जो आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो एलाइज हैं, वो मित्र हैं, ठीक है, पार्टनर्स हैं। वाई वाशिंगटन बैक्स तेल अवीव, जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन क्या है यहाँ पे, इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। तो जो यूएसए है वो तेल अवीव, यहाँ पे तेल अवीव इसराइल की कैपिटल, उसको क्यों सपोर्ट करता है, ठीक है, क्यों बैक करता है। बैक का मतलब क्या था, सपोर्ट करना। तो यूएस जो है वो इसराइल को सपोर्ट करता है कई सारे तरीक़ों से, है ना, कई तरीक़ों से सपोर्ट करता है, जो कि किस वजह से है, तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से, उस मिश्रण की वजह से है, जो कि स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स, नहीं, इन सारे रीजन्स की वजह से जो यूएस है वो इसराइल को ज़्यादातर सपोर्ट करता है। अब उसको हम वन बाय वन थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, आखिर थोड़ा डिटेल में कि आखिर है क्या ये चीज़। तो स्ट्रेटेजिक अलाई इन द मिडिल ईस्ट, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट में पता होगा आपको ज़्यादातर अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और वहाँ पे इसराइल भी आता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मुद्दा रहता है कि जो इसराइल है, जो एक जूश नेशन है, और बाकी जो अरेबियन कंट्री, दोनों के बीच में काफ़ी टसल चलता है, ठीक है। ईरान भी पता होगा आपको, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी बिल्कुल ही इसराइल से नहीं बनती हैं। हालांकि टाइम टू टाइम इनके बीच में रिश्ते सुधार करने की कोशिश की गई है, बट वो हमेशा असफल रहे हैं, ठीक। और अभी ये इसराइल ने जो फ़लस्तीन के अंदर किया उससे तो ये कॉज और भी ज़्यादा और भी ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक अलाई है मिडिल ईस्ट के अंदर, पता होगा पूरी दुनिया में यूएस जो है वो उसने ठेका ले रखा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि दुनिया भर में पीस बना करके रखेगा। तो ऐसे ही मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक स्ट्रेटेजिक अलाई के रूप में मानता है इसराइल को ये, ठीक है। इसराइल क्या है, अमेरिका का सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी क्या है, पार्टनर है, कहाँ पे, इस वॉलेटाइल रीजन के अंदर। वॉलेटाइल रीजन कैसे हुआ तो पता ही होगा आपको, इराक, ईरान, है ना, इसराइल, सीरिया, लेबनान, ये रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई टसल चलता रहता है। यमन में हुतीज़ रिबल वगैरह हैं जो हमेशा रेड सी वगैरह में हमेशा कॉज ऑफ कंसर्न रहते हैं, ठीक। तो जो अमेरिका का मोस्ट रिलायबल पार्टनर है वॉलेटाइल रीजन। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, ऐसा रीजन जो कि बहुत ज़्यादा गतिशील होता है, तुरंत चेंज हो जाता है। हेल्प करते हुए प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस के इंटरेस्ट को, और काउंटर करते हुए थ्रेट्स को, जैसे कि ईरान एंड टेररिज्म। मैंने यूएस जो कहता है कि हमें टेररिज्म के खिलाफ फाइट करना है, तो उसके कॉज को आगे ले जाने के लिए इसराइल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। दूसरा, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है, पता ही होगा आपको कि यूएस से दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करता है। हालांकि वो बात अलग है कि ये इनका काफ़ी वन साइडेड ये वैल्यूज़ रहती हैं कि जहाँ पे उनको बेनिफिट दिखता है। जैसे मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, बांग्लादेश जैसे देश है, वहाँ पे उसको लेकर के कभी कुछ नहीं कहते, ठीक है। पाकिस्तान भी है, वहाँ पे आप जानते हो, ठीक है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी, ISI जो ये सब संगठन है वो मिल करके चलाते हैं इस देश को। तो ये भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी शेयर करते हैं दोनों देश। इस तरीके से जो दोनों देश हैं पूरा प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी को, और साथ ही साथ एक तरीके के पॉलिटिकल आइडियल्स को भी, ठीक, स्ट्रेंथनिंग देयर बॉन्ड, ताकि वो अपने क्या कर सकें, अपने बॉन्ड को, अपनी मजबूती को और भी ज़्यादा, अपनी बॉन्ड को, रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूती दे सकें। तीसरा पॉइंट क्या है, तो हिस्टोरिकल एंड मोरल कमिटमेंट, यानी कोई काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड और मोरल कमिटमेंट भी है यूएसए के। कैसे, तो वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता ही होगा 1945 में जाके ख़त्म होता है, ठीक है, जब इसराइल ने जापान ने जब सरेंडर कर दिया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंड हॉलोकॉस्ट के बाद, है ना, इन दोनों की चीज़ों के बाद, हॉलोकॉस्ट क्या होता है, ज्यूस, पता होगा आपको कि जो जर्मनी का जो चांसलर तो नहीं कहेंगे, जो किंग था उस टाइम पे, हु वाज दैट वाज हिटलर। उसने मास किलिंग कराई थी ज्यूस की, ढूंढ के उनको मारा था, तो उसको हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। तो इनके बाद यूएस को ऐसा लगा कि ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि क्या कर सके वो ज्यूस स्टेट की जो सिक्योरिटी और सर्वाइवल है उसको सपोर्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी इजराइल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएसए के लिए। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट, यानी अगर यूएसए को अपनी खुद की कंट्री में भी अगर पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे भी इसराइल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थोड़ा अलग एंगल है लेकिन थोड़ा सा जानते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रो इसराइली लॉबी, यानी एक स्ट्रॉन्ग और इसराइल को फेवर करने वाली लॉबी, और जो सिग्निफिकेंट पब्लिक, और जो ज़्यादातर जो पब्लिक है
एंड कॉन्ग्रीगेशनल बैकिंग यूएस अ स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल लॉबी और सिग्निफिकेंट पब्लिक, है ना, एंड कॉन्ग्रेशनल बैकिंग इन्फ्लुएंस यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता ही है आपको कि यूएसए में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो कंपनीज़ के जो बड़े बड़े सीईओ हैं, मालिक ही आप मार्क जुकरबर्ग हो गए, ठीक है, और भी बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ और भी अमेजन जैसी कंपनीज़ होगी, उनके मालिक कौन है, जो ब्रेन है वो ज्यूज़ का ही ब्रेन है। माना जाता है कि ज्यूज़ का जो ब्रेन होता है सबसे ज़्यादा शार्प होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ बुद्धि के होते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, यूएसए के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ये होल्ड करके रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, इस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मिलिट्री के हिसाब से भी और टेक्नोलॉजिकल हिसाब से भी। इजराइल जो है वो इंटेलिजेंस को शेयर करता है, टेक्नोलॉजी को भी शेयर करता है, साथ ही साथ डिफेंस में जो नए नए नवाचार करता रहता है उसको भी ये क्या करता है, शेयर करता है यूएसए के साथ में, मेकिंग द अलायंस म्यूचुअली बेनिफिशियल, ताकि ये जो अलायंस है, इनका जो संगठन है वो दोनों को ही फेवर कर सके। तो ठीक है, तो इन सारे रीजंस की वजह से जो इजराइल नाम का देश है, जो कि ज्यूश नेशन है, वो यूएसए के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये है इसका क्रक्स की, ठीक है, तो ये है इसका क्रक्स ही है जिस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रीजन में जो इजराइल है यूएसए के लिए। इसलिए आज के हम आर्टिकल में आए हुए सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो वर्ड है दैट इज़ मिराज। मिराज का क्या मतलब होता है, तो एल्यूजन, एल्यूजन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, भ्रम, ठीक है। मिराज को अगर मैं अच्छे से डिफाइन करूँ तो हमने शायद 9th और 10th की फिजिक्स की बुक में हमने पढ़ा होगा, ये जो रेगिस्तान के अंदर हम देखते हैं, हमें फील होता है कि वहाँ पे पानी है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ प्रतिबिंब होता है। दैट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ समथिंग, ठीक है। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनका इमेज होता है, ठीक है, या फिर धूप चमक रही होती है, या फिर रोड में भी आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, तो वाकई में वहाँ पे पानी नहीं रहता या फिर पेड़ पौधे नहीं रहते, वो सिर्फ हमारा भ्रम रहता है, उसी को मिराज कहा जाता है। समथिंग दैट अपीयर्स रियल बट इज़ इल्यूजरी, यानी लगेगा कि रियल ही है लेकिन वो भ्रमित करने वाली कोई चीज़ होती है। इल्यूजन या डेल्यूजन भी आप इसको कह सकते हैं। हिंज ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना, टू डिपेंड ऑन या फिर डिटरमाइन ऑन, टू बी डिटरमाइंड बाई, यानी किसी चीज़ के द्वारा निर्धारित होना, दैट इज़ कॉल्ड हिंज ऑन, रिलाई ऑन या बी कंटिंजेंट अपॉन भी आप इसको कह सकते हैं। वेनियर बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये आज के आर्टिकल में एक नया वर्ड आया है, हमारे लिए भी नया है ये, बाकी सारे वर्ड तो हम करते रहते हैं बट आज का ये वर्ड नया, काफ़ी नया है। और सुपरफिशियल अपीयरेंस, ये एक ऐसा अपीयरेंस दैट इज़ सुपरफिशियल, जो कि बनावटी हो, है ना, दैट इज़ कॉल्ड वेनियर। वेनियर का फैकार्ड या फिर डिस्गाइज भी आप कह सकते हो, ठीक है, बहरूपिया भी आप इसको आमतौर पे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या आता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सॉल्व करना या फिर मैनेज करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ इंट्रैक्टेबल। अनमैनेजेबल या स्टबन भी आप इसको कह सकते हैं। स्टबन वर्ड को याद रखिएगा, जिद्दी, है ना, किसी को मैनेज करना या संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी चीज़ को हम इंट्रैक्टेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, है ना, जिस चीज़ के ऊपर आप भरोसा कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिबल, ठीक है। बिलीवेबल या ट्रस्ट वर्दी भी आप इसको कह सकते हैं। रिलायबल या कन्विंसिंग, ये भी आप इसके सिनोनिम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ लॉफ्टी। लॉफ्टी का क्या मतलब होता है, तो लॉफ्टी का मतलब होता है कि नोबल बट ऑफन अनरियलिस्टिक, यानी बहुत ही नोबल होगा, बहुत ही हम्बल होगा, कुलीन होगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन कैसा होगा, वो अक्सर अनरियलिस्टिक होगा, दैट इज़ लॉफ्टी, यानी हाई माइंडेड, ग्रांड या फिर आइडियलिस्टिक। इसेंस का मतलब होता है सार, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, सार, किसी भी चीज़ का क्रक्स, दैट इज़ कॉल्ड एसेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ कॉल्ड एसेंस। जब भी जैसे ही इस आर्टिकल को हमने शुरू में इसका एसेंस डिस्कस किया, समरी डिस्कस करी कि हाँ इस आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बात करी थी, ठीक। सब्सटेंस या क्रक्स भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, दैट इज़ जुगाड़, है ना, कि टेम्परेरी कोई चीज़, हम किसी काम को करने के लिए कोई टेम्परेरी चीज़ बनाते हैं जो कि पुअर क्वालिटी का होता है, थोड़ी देर में ही वो ख़राब भी हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेकशिफ्ट। आप इसको इम्प्रोवाइज्ड या प्रोविजनल भी आप कह सकते हैं। जैसे प्रोविजनल डिग्री आपने सुना होगा कि जब तक आपके पास रियल डिग्री नहीं आ जाती तब तक के लिए आप इस डिग्री का यूज़ कर सकते हैं, अगर जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इम्प्रोवाइज्ड क्या होता है, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम, एक तरीके का बॉम्ब होता है जिसको बहुत ही टेम्पररी बेसिस पे बहुत ही तुरंत बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस करके होता है, ठीक है। IDM करके कुछ ऐसा मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है वो, ठीक है, आई वुड रियली लाइक टू नो, ठीक है। तो आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आज के आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर आज के आर्टिकल में क्या है। आज के आर्टिकल में द हिंदू का सेकेंड जो आर्टिकल है उसको हम करेंगे।
आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज़ पीस मिराज, यानी एक ऐसा मिराज, एक ऐसा भ्रम जो कि पीस, बात हो रही है कि पीस लेकर के आएगा। कहाँ पे पीस आई है, किस तरीके का भ्रम है, ये आपको आर्टिकल पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीस मिराज का मतलब शांति हो रही है, ऐसा भ्रमित कर देने वाला सिचुएशन क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड पीस मिराज। ट्रम्प, यानी जो ट्रम्प है यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, और इनका जो प्लान है ना, ट्रम्प ने कोई प्लान तैयार किया, कैसा प्लान है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। हालांकि आपको हमने बता ही दिया था शुरुआत में ही, ट्रम्प का ये जो प्लान है वो सर्व करता है, सेवा देता है किसको, इजराइल के गोल को, यानी इनके गोल्स को क्या करता है, ये फुलफिल करता है, सर्व करता है, एंड और डज लिटिल, और ना के बराबर सर्व करता है, यानी फुलफिल करता है किसके लिए, फलस्तीनियन के लिए। यानी ट्रम्प का जो भी ये प्लान है, जो योजना इन्होंने बनाया है, वो इजराइल के गोल्स को ज़्यादा सर्व कर रहा है, और फलस्तीनियन के लिए बिल्कुल ना के बराबर है। उनके किसी भी कॉज को ये कुछ हद तक रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है फलस्तीनियंस के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्ड हो सके गाजा सिटी के अंदर या फलस्तीनियन के लिए एज अ होल, उसको बहुत ही ना के बराबर सर्व करता है। आगे देखें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स 20 पॉइंट पीस प्लान, यानी प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है, पता है ना कहाँ के प्रेसिडेंट है, यूएसए के ये प्रेसिडेंट है अभी करंट टाइम में। तो इनका जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है फॉर गाज़ा, ये किसके लिए है, गाज़ा के लिए है, हैज़ वन रेयर अप्रूवल, इसने जीता है, किस चीज़ को जीता है, रेयर अप्रूवल को जीता है, यानी ऐसा अप्रूवल, ऐसी हामी भरी गई है क्योंकि काफ़ी रेयर है, जो कि दिखती नहीं है जल्दी। तो ये कहाँ से आया है ये अप्रूवल, इजराइल से आया है पहली बात, और साथ ही साथ इसके जो की अरब कंट्रीज़ हैं, यानी मुख्य, इसका मतलब कि अरब कंट्रीज़ का मतलब जो मुख्य अरबियन पेनिनसुला के अंदर जो मेन कंट्रीज़ हैं, उनके तरफ से ये अप्रूवल आया है, जो कि काफ़ी रेयर है ना। वाइल इजरायली प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू, से जिनका कहना है इट अलाइंस विद इजराइलीज वॉर ऑब्जेक्टिव, ये जो पीस प्लान है ना ट्रम्प साहब का, ये अलाइन करता है, यानी फुलफिल करता है, यानी साथ में आता है किसके, मैच करता है इजराइल के वॉर ऑब्जेक्टिव, यानी जिस मकसद से, जिस रीज़न से ये इजराइल के अंदर वॉर चला रहे हैं, उसको ये क्या करता है, फुलफिल करता है, उससे मैच खाता है। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। अरब एंड मुस्लिम लीडर्स, और यहाँ के जो अरब और मुस्लिम लीडर्स हैं, ठीक है, पता होगा आपको, अरबियन कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई है ना, कतर, बहरीन और भी बहुत सारी कंट्रीज़, और मुस्लिम लीडर्स में भी ये लेबनान वगैरह सारे रीजन आ जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान एवं हाँ वेलकम, इन्होंने क्या किया, वेलकम किया, स्वागत किया है द इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का, इस स्टेप का, शुरुआत का, आज अ स्टेप, एक ऐसे स्टेप के तौर पे, एक ऐसे कदम के तौर पे, टूवर्ड्स, जो कि किसको लेकर के है, पीस को लेकर के, यानी उनका भी कहना है कि ये जो पीस प्लान है वो शांति लेकर के आएगी पैलेस्टीन के अंदर। बट लेकिन वन ट्रूली इम्पॉर्टेंट वॉइस, लेकिन एक जो वास्तविक रूप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वॉइस है, जो आवाज़ है, इज़ मिसिंग, वो क्या है, अभी भी मिसिंग है, यानी दिख नहीं रही है, गायब है। दैट ऑफ, वो क्या है, दैट ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव, वो है किसका, कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसका, पैलेस्टीनियन पीपल का, यानी इस पीस प्लान में पैलेस्टीनियन लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बिल्कुल बात नहीं करी गई है। यही यहाँ पे मतलब किसी को शामिल ही नहीं किया गया बातचीत करने के लिए। जब द लेटेस्ट, यानी जो हाल ही का फेज़ चल रहा है गाज़ा वॉर का, यानी गाज़ा वॉर का जो फेज़ चल रहा है वो शुरुआत हुई उसकी फॉलोइंग, ये उसके फॉलो करते हुए, पीछे आते हुए हमास के 7 अक्टूबर 2023 के अटैक है, यानी इसके बाद जो ये वॉर शुरू हुई, ये जो फेज़ शुरू हुआ, इजराइल वोट टू डिस्ट्रॉय, तो इजराइल ने कसम खा ली। वोट टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल कसम खा लेना है, यानी उसको करना ही करना है, इस चीज़ का शपथ ले लेना। कसम खा ली डिस्ट्रॉय करने की इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप को, यानी इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं ना, आतंकवादी जो संगठन होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कसम खा ली। 2 ईयर्स ऑन, 2 साल हो चुके हैं अभी भी। इजराइल हैज़ टर्न्ड गाज़ा, इजराइल ने चेंज कर दिया, टर्न कर दिया है किसको, गाज़ा को, इनटू डस्ट, यानी धूल के अंदर, और साथ ही साथ डिस्प्लेस कर दिया, यानी जगह से हटा दिया है किसको, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को। यानी पता होगा आपको, गाज़ा सिटी के अंदर जो फ़लस्तीनियन लोग होते हैं, वो वहाँ जहाँ पे उनका घर था, घर तो पूरी तरीके से हट ही गए, पूरी तरीके से नष्ट, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, वेंडलाइज कर दिए गए। साथ ही साथ वहाँ पे जो रहने वाली जो जनता भी है, वो भी वहाँ से डिस्प्लेस हो गई है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन। येट फिर भी हमास हैज़ नॉट बीन टोटली, जो हमास है वो नहीं रहा है पूरी तरीके से डिफीटेड, यानी भी हमास की हार नहीं हुई, ऐसा ऑथर का कहना है। एनी लास्टिंग पीस, कोई भी पीस अगर ऐसी है जो लास्टिंग हो, जो लंबे टाइम तक चले, लॉन्ग टर्म, लास्टिंग का मतलब क्या होता है, लंबे टाइम तक चलने वाले, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लास्टिंग, परमानेंट। कि अगर कोई भी परमानेंट पीस है
वो डिपेंड करती है, हिंज ऑन करती है, अभी हमने डिस्कस किया था इसको कि रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन, इसका मतलब होता है बी कंटिंजेंट अपॉन भी इसको हम कह सकते हैं। ये कोई भी लॉन्ग टर्म में आने वाला जो पीस है वो डिपेंड करता है एंड अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट पे जो कि किसके किसके बीच में हो, तो दो लोगों के बीच में हो। सबसे पहले तो इजराइल और साथ ही साथ जो वास्तविक जो सही में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसके, पैलेस्टीनियंस के, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, तभी जा करके ये लंबे टाइम तक पीस को कायम कर पाएंगे, जो भी इजराइल और यूएस जो करना चाह रहे हैं। इवन इफ यहाँ तक कि अगर दूसरी तरफ देखें तो हमास इज़ टू बी केप्ट आउट, अगर हमास को बाहर भी रखा जाए, ठीक है, हमास को बाहर भी रखते हैं इस चीज़ से, तो पैलेस्टीनियन पीपल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस प्लान में मिसिंग दिख रहा है। ठीक है, हमने ऊपर ही देखा, मेन कंसर्न इसका यही है। मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर नेतन्याहू, यानी यहाँ ये जो यूएसए और जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, हाँ अभी उन्होंने जारी किया है एक अल्टीमेटम को, यानी एक फाइनल थ्रेट दे दिया है। अगर ऐसा अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है, फाइनल थ्रेट, ठीक है, अल्टीमेटम मतलब फाइनल डिमांड, जो कि अगर मतलब उन्होंने जो चाह रहे हैं अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो हाँ ये भी ये कर सकते हैं। और ये किसको लेकर के आया, हमास को लेकर के आया। हमास को मैंने बताया आपको कि ये गाज़ा सिटी के अंदर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एक तरीके से याद रखिएगा आप लोग। तो ये क्या है इनका क्या अल्टीमेटम, एक्सेप्ट द प्लान, कि या तो आप एक्सेप्ट करो इस प्लान को, 20 पॉइंट का जो प्लान है ना, जिसमें यहाँ पैलेस्टीनियन का कोई रिप्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा, मिसिंग है, या फिर फेस करो किस चीज़ को, कॉन्टीन्यूड लगातार होने वाले इसराइल के अटैक्स को। अगर आप फेल होते हो उसमें तो आपको फिर अटैक को तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ने अब हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का बेड़ा उठा रखा है। ठीक, द ट्रम्प प्लान, यानी जो सरकार के ट्रम्प आपकी जो प्लान है, वो प्रॉमिस करता है एन इमीडिएट सीज़ फायर, क्योंकि ये क्या होगा, एक बहुत ही जल्दी में सीज़ फायर किया जाएगा। सीज़ फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम, यानी जो एक्सचेंज है वेपन्स का, यानी मिसाइल्स का, गोलियों का, वो रुक जाएगा इन रिटर्न फॉर, और किस बदले में, वो है उस रिलीज़ के बदले में, छोड़ देने के बदले में, जो कि है सारे हॉस्टेजेस का, यानी जो भी इसराइल ने भी अगर किसी हमास के लोगों को, मिलिटेंट्स को, अगर वैसे तो अगर वो बनाए होंगे तो मार ही दिए होंगे, हॉस्टेज नहीं बनाए होंगे, लेकिन हमास ने भी कई सारे इसराइल के सिविलियंस को हॉस्टेज बना रखा है, बंदी बना रखा है, तो ये इस बदले में आएगा कि इमीडिएट सीज़ फायर कर दिया जाएगा। ये ट्रम्प के प्लान का वादा है। ये इट फर्दर स्टेट, ये जो प्लान है ये आगे कहता है दैट कि पैलेस्टीनियंस विल नॉट बी फोर्स्ड, यानी जो पैलेस्टीनियन उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो क्या करें, छोड़ दें, टू लीव, यानी वहाँ से चले जाएं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ था। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रम्प थे, उनका कहना था कि हम गाज़ा सिटी को एक डेवलपमेंट सिटी बनाएंगे, हम वहाँ से पूरे जो भी पैलेस्टीनियन हैं उनको अलग से हम शेल्टर देंगे, अलग से उनको उनके लिए हैबिटेशन बनाएंगे, लेकिन गाज़ा को हम अलग रूप देंगे। लेकिन अभी का क्या कहना है इस प्लान का, पैलेस्टीनियन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ से छोड़ करके जाएँ। लीव का मतलब छोड़ के जाना। फॉर अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए, लिविंग, जो कि रह रही है कहाँ पे, मेक शिफ्ट शेल्टर्स में। मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जुगाड़ से बनाए गए, तैयार किए गए शेल्टर्स में, टेम्पररी शेल्टर्स में। शेल्टर का मतलब है ना, शेल्टर मतलब क्या होता है, शेल्टर मतलब होता है दैट प्लेस जहाँ पे है कि ऐसी जगह जहाँ पे खतरे से बचने के लिए लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शेल्टर। ठीक है, रेफ्यूज़ भी आप इसको कह सकते हैं। और सीज़ फायर, एक जो युद्ध विराम की जो स्थिति है, एंड अ परमिशन, और ये जो परमिशन है, जो अलाउंस है, जो परमिशन है टू स्टे ऑन, कि वहाँ पे वो रह सकते हैं, विल बी रिलीफ, ये एक आराम देगा। ठीक है, ये यहाँ की पॉपुलेशन के लिए आराम होगा, जो कि अभी ऐसे शेल्टर्स में रह रहे हैं जो टेम्पररी तरीके से बनाए गए। बट लेकिन बियॉन्ड दिस वेनियर ऑफ कंसेशन, इस नकाब में, नकाब किस चीज़ का है, कंसेशन का, यानी कंसेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हम अभी ग्रांट दिया जा रहा है ना कि यहाँ पे ऐसा किया जाएगा। द रेस्ट ऑफ द प्लान, यानी जो बाकी का जो प्लान है, इज स्ट्रक्चर्ड, उसको तैयार किया गया है, मतलब ऐसा उसका स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, जो कि पूरी तरीके से, लगभग इंटायरली पूरी तरीके से सर्व करता है या सेवा देता है या फुलफ़िल करता है किसको, इजराइल के इंटरेस्ट को। यानी थोड़े बहुत अगर हम चीज़ों को ध्यान ना दें तो ये पूरी तरीके से, ये जो प्लान है ना ट्रम्प साहब का, वो इजराइल के इंटरेस्ट को ज़्यादा फेवर कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है, तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि किस तरीके से। अभी तो हमने जाना कि सिचुएशन कहाँ से बनी और क्यों ये ट्रम्प का प्लान आया और क्या इसके प्रोविजंस हैं, पर हम थोड़ा सा अब देखेंगे डिटेल में जा करके कि हाँ ये कैसे इजराइल के इंटरेस्ट को ज़्यादा फेवर करता है। तो देखिएगा ध्यान से। इट प्रपोज करता है, लेकर के आता है, टू प्लेस, की ये प्लेस कर देगा गाज़ा को अंडर एन इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी, यानी ये गाज़ा है उसको एक इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी के अंदर लेकर के आ जाएगा। यानी इनका खुद का कोई गवर्नेंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, देखिए पैलेस्टीनियन का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उनको स्टेट की तरह रिकग्नाइज़ किया जाए, है ना।
अभी भी उनको पता होगा आपको, यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है उनमें, वहाँ पे उनको सारे देश मानते नहीं है कि ये फ़लस्तीन एक देश है, ठीक है। तो अभी उनको एक देश के, एक स्टेट की तरह नहीं स्वीकार किया गया है। तो अभी कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, तो उनका कहना है कि ये प्रपोज़ करता है कि गाज़ा को एक इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी के अंदर रख देगा, संस्था के अंदर रख देगा, जिसकी देख रेख की जाएगी, ओवरसी करी जाएगी एक बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा, जिसको ट्रम्प साहब के द्वारा चेयर किया जाएगा। यानी इसकी अध्यक्षता में कौन होंगे? ट्रम्प साहब होंगे। तो एक इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी बनाई जाएगी और उसको देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस होगा, और जिसके चेयरपर्सन कौन होंगे? मिस्टर ट्रम्प। द प्लान फर्दर, जो आगे का जो प्लान है वो डिमांड करता है, कॉल फॉर करता है किस चीज़ के लिए? डिप्लॉयमेंट के लिए, यानी तैनात करने के लिए, जो कि है एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, यानी एक तरीके की फोर्स को क्या किया जाएगा वहाँ पे? डिप्लॉय किया जाएगा इन गाज़ा के अंदर, वाइल जबकि अलाउ करते हुए द इजरायली ट्रूप्स, यानी इसराइल की जो सेना की टुकड़ी है उसको टू रिटेन, कि वो बने रहें एक सिक्योरिटी पर पैरामीटर के तौर पे। यानी जो भी अगर गाज़ा के एरिया है, अगर ये मान लीजिए गाज़ा सिटी है, तो गाज़ा सिटी वैसे तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द मैप, पर जो भी है, तो यहाँ पे अगर एक सेकंड मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ये जो गाज़ा का मैप तो मुझे नहीं याद आ रहा, तो गाज़ा है, उसके बाहर अगर मान लीजिए ये गाज़ा का बॉर्डर है, ये एक मिनट, एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड करेंगे आप। ये जो गाज़ा, अगर यहाँ पे गाज़ा है तो गाज़ा सिटी है, तो यहीं पे ये क्या बना दिया जाएगा? इजराइल के ट्रूप्स को। प्लान को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यही है कि इस एरिया में, इस एरिया का ये एरिया क्या रहेगा? ये बिल्कुल ही यहाँ पे नो इन्फ्रीजमेंट जोन रहेगा। यहाँ पे कोई नहीं गाज़ा के लोग आएंगे इधर से, नहीं फ़लस्तीन के लोग, नहीं इसराइल के लोग आएंगे, बट यहाँ पे सिक्योरिटी को देखने के लिए इसराइल के ट्रूप्स को बैठा दिया जाएगा यही यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टू रिटेन अ सिक्योरिटी परमीटर, हमास विल हैव टू, जो हमास है उसको डिमोबलाइज इटसेल्फ, अपने आप को डिमोबलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को ख़त्म करना रहेगा, अपनी मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा। इन एसेंस अगर हम इसका सार देखें तो गाज़ा वुड बी प्लेस्ड, तो गाज़ा को डाल दिया जाएगा कहाँ पे? प्लेस्ड अंडर अ न्यू कॉलोनियल टाइप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाल दिया जाएगा, प्रशासन के अंदर डाल दिया जाएगा जो कि कॉलोनियल टाइप का होगा, कि इनका अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, बाहर से कोई बॉडी रहेगी जो इनको क्या करेगी? गवर्न करेगी। तो ये स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग भी होता है। एंड फॉरेन मिलिट्री फोर्स, और इसके अंदर भी डाल दिया जाएगा कि इनके अंदर हमेशा इनके ऊपर एक फॉरेन मिलिट्री फोर्स का चेक एंड बैलेंस रहेगा, वाइल जबकि इसराइल वुड कंटिन्यू, ये जो इसराइल है वो जारी रखेगा टू ऑक्यूपाई, यानी ऑक्यूपाई करना उन पार्ट्स का, उन हिस्सों का जो कि है इनक्लेव का। इनक्लेव क्या है? यहाँ पे गाज़ा सिटी की बात कर रहा है कि पूरी तरीके से लैंड से जो गिरा हुआ एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम इनक्लेव कहते हैं, ठीक है। इनक्लोज्ड रीजन दैट इज़ कॉल्ड इनक्लेव। तो ये उसको ऑक्यूपाई करना जारी रखेगा। पैलेस्टीनियंस विल बी एक्सक्लूडेड, जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, जो भी बड़ी बड़ी बॉडीज़ होंगी जो इनको डिसीजन गाज़ा सिटी के लिए जो डिसीजंस लेंगी, वहाँ से पैलेस्टीनियन को बाहर निकाल दिया जाएगा। अनटिल, जब तक, और कब तक? जब तक जो रिफॉर्म्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस अथॉरिटी आर कंप्लीट, जब तक ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर जो रिफॉर्म्स है उसको पूरा ना कर दिया जाए, तब तक पैलेस्टीनियन को बाहर रखा जाएगा। दिस इज़ अ प्लान, ये कैसा प्लान है? रिटन इन द सैंड, जो कि सैंड में लिखा गया है। अब रिटन इन, अगर कोई चीज़ सैंड के अंदर लिखी गई होगी तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, छोटी सी भी हवा बही तो पूरी की पूरी लिखी हुई चीज़ें क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी, ठीक है। या फिर आपको पता होगा नदी के समुद्र के किनारे अगर सैंड पे आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो पानी आते हुए पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो ये काफ़ी अनस्टेबल ये प्लान हमें चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इवन यहाँ तक कि दूसरी तरफ हमास वर्ड टू एक्सेप्ट, हमास को एक्सेप्ट करना होगा द प्रपोजल, इस प्रपोजल को, द डिसबैंड इटसेल्फ, और अपने आप को ख़त्म करना होगा। डिसबैंड का मतलब क्या हो गया? अपने आप डिज़ोल्व कर लेना, ठीक है, या अपने आप को तोड़ देना। और या फिर कि पैलेस्टीनियंस, अगर पैलेस्टीनियंस है उनको रिजेक्ट करना होगा हमास को पूरी तरीके से। देयर इज़ नो अश्योरेंस, की कोई भी अश्योरेंस नहीं है, अगर ऐसा करते भी हैं तो कोई अश्योरेंस नहीं, कोई भी दिलासा या भरोसा नहीं है दैट की द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, पैलेस्टीनियन को लेकर के जो रेजिस्टेंस आता है ना, जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, विल
विदर वो धीरे धीरे वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। विदर अवे का मतलब क्या होता है, विदर अवे का मतलब होता है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे खत्म होना या डिसअपियर होना, गायब होना, कि ये ऐसा भी पता नहीं चल रहा है, इसका अश्योरेंस नहीं दिख रहा है। विदाउट अ क्रेडिबल पाथवे, बिना एक क्रेडिबल पाथवे के, कैसे रास्ते के जो कि क्या हो, क्रेडिबल हो। क्रेडिबल तभी होगा जब फ़लस्तीनियन लोगों को भी शामिल किया जाएगा इसके अंदर, अदरवाइज तो ये क्रेडिबल नहीं होगा। यानी बिना एक क्रेडिबल पाथवे के, रास्ते के, भरोसे के रास्ते के, तो फ़लस्तीन जो किसके लिए हो, फ़लस्तीनियन के स्टेटहुड के लिए, यानी फ़लस्तीनियन जो स्टेट अपने लिए एक स्टेट होने का दर्जा मांग रहे हैं, तो बिना इसके वायलेंस विल ऑल कंटिन्यू, क्योंकि इस प्लान में ना बिल्कुल स्टेटहुड की तो बात ही नहीं करी थी। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ का डिमांड ऐसा आया है, पता होगा आपको अभी के टाइम पे यूरोपियन जो ज़्यादातर कंट्रीज़ है, फ्रांस है ना, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, और भी यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हो गए है ना, जर्मनी, और भी बहुत सारे देश हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो फ़लस्तीन है उसको स्टेटहुड दिया जाए, यानी वहाँ पे जो इजराइल और फ़लस्तीन का जो एरिया है वहाँ पे 2 नेशन थ्योरी को फॉलो किया जाए, यानी दोनों को अलग अलग स्टेट बना दिया जाए, तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस प्लान में बिल्कुल इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। वायलेंस विल कंटिन्यू, तो ये जो वायलेंस है वो जारी रहेगा, कहाँ पे, इन वन फॉर्म और अनदर, यानी एक न एक या दूसरे फॉर्म में ये जारी ही रहेगा। द मैसेज ऑफ अक्टूबर 7, जो कि क्या है, संदेश है अक्टूबर 7 का, कि हाँ जिस तरीके से अभी पता ही होगा आपको, इस अटैक से पहले भी पैलेस्टीनियन का कोई अपना स्टेटहुड नहीं था, अभी भी नहीं ही है। ठीक है, तो जब तक स्टेटहुड को नहीं दिया जाएगा ना, कि हाँ किस तरीके से हमें पैलेस्टीनियंस को, फ़लस्तीन को स्टेट का दर्जा देना है, तब तक तो ये मुश्किल है कि फिर से हमास उन्हें कोई अटैक कर सकता है, उसके रिटेलिएशन में फिर इजराइल कूद जाएगा, तो ये तो चलता ही रहेगा किसी न किसी रूप में। द प्लान ऑफर, ये जो प्लान है वो ऑफर करता है नो टाइमलाइन, किसी भी टाइमलाइन को नहीं मेंशन करता, फॉर इट्स लोफ्टी गोल्स, यानी इसके जो भारी भरकम, जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक है, उसके गोल्स के लिए कोई भी टाइमलाइन सेट नहीं करता कि कब इस सारी चीज़ों को किया जाएगा। इट डज़ नॉट स्पेसिफाई, ये मेंशन स्पेसिफाई नहीं करता है विच कंट्रीज़ की, कौन सी कंट्रीज़, कौन से देश होंगे जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रूप्स को, यहाँ पर जो भी सेना दी जाएगी ISF को, वहाँ पे किन कंट्रीज़ के ट्रूप्स को शामिल किया जाएगा। नॉट डज इट क्लैरिफाई, नहीं तो ये क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है, हु वुड ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, कि कौन ओवरसी करेगा, निगरानी बनाए रखेगा इस इम्प्लीमेंटेशन पे, इस चीज़ के जारी रहने, ग्राउंड लेवल पर ले आने के, इस प्रोसेस के, और या फिर रिफॉर्म्स के, यानी इन सब चीज़ों की बात नहीं करी थी विद इन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि किसके अंदर आएगी, पैलेस्टीनियन के अथॉरिटी के अंदर आएगी। तो इसको ओवरसी कौन करेगा ये भी अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। रैदर दैन फोर्सिंग हिज अलाई, बजाय इसके कि वो फोर्स करे, दबाव डाले अपने अलाई के ऊपर, अलाई कौन, यहाँ पे इजराइल की बात कर रहा है और USA का अलाई, ये ख़त्म करे इसके डेली अटैक्स को, यानी डेली बेसिस पे जो अटैक कर रहा है इजराइल हमास गाज़ा के अंदर ऑन पैलेस्टीनियंस, यानी पैलेस्टीनियंस के ऊपर, एंड विड्रॉ, और विड्रॉ करे थ्रू अ सीज़ फायर, एक सीज़ फायर के ज़रिए, फॉर हॉस्टेजेस, इसके बदले में, तो हॉस्टेज के बदले में, हॉस्टेज अग्रीमेंट के बदले में, कि हाँ हॉस्टेज अगर हॉस्टेज को रिलीज़ किया जाएगा तो ये सीज़ फायर के बाद ही पॉसिबल होगा। तो इस बजाय इन सब चीज़ों के मिस्टर ट्रम्प, यानी जो मिस्टर ट्रम्प है क्या कर रहे हैं, इज़ मेकिंग एन ऑलरेडी इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट, ये पहले से जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जो झड़प है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, जो कि काफ़ी क्या है, इंट्रैक्टेबल है, जो कि मैनेज करना मुश्किल है, उसको क्या कर रही है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। दिस प्रपोजल विल नॉट विन, ये जो प्रपोजल है ना इनका, वो विल नॉट विन, वो जीतेगा नहीं हिम पीस, यानी इनके लिए अगर ये चाहते हैं कि पीस लेकर के आए तो उसके ऊपर ये खरा नहीं उतरेगा। रैदर बजाय कि इट विल, ये क्या कर देगा फिर, इट विल ड्रैग हिम, ये ड्रैग कर देगा, यानी ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींच देगा इनको, कहाँ पे खींच देगा इनको, डीपर, और भी अंदर तक लेकर के आएगा, इनटू द क्विक स्टैंड ऑफ वेस्ट एशिया, इस वेस्ट एशिया के क्विक स्टैंड में। क्विक स्टैंड का मतलब क्या होता है, क्विक स्टैंड का मतलब होता है टेम्परेरी कोई चीज़ है ना, कोई बहुत ही अनस्टेबल जो चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्विक स्टैंड। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, आ गया होगा, आपने देखा कि किस तरीके जो ट्रम्प का ये जो प्लान है वो कुछ हद तक तो पैलेस्टीनियन के कॉज को सपोर्ट करता है, बट जो उनकी जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए जो बात करते हैं उसको ये सॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं ट्रम्प, इनके प्लान में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, इसके बारे में आर्टिकल में बात करा था। ठीक है, और सही भी है, जब तक पैलेस्टीनियन को खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक उनके कंसर्न को समझने वाला खुद के कंट्री से नहीं होगा, तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। तब तक कि हमास बना ही इसलिए था ताकि वो जो ज्यूस हैं उनके खिलाफ
फ़लस्तीनियन के कॉज को क्या कर सके, उनको फ़लस्तीन के कॉज के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। ठीक, तो ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग व्हाट हैपन्स टू पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन, क्या हुआ फ़लस्तीन के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर के, जो कि है प्रपोजल प्लान को लेकर के आया है। मतलब क्या इसका क्या हुआ, दे आर गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट फोर्स, स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं, इसकी तो बात नहीं करी है, मतलब इसकी बात करिए लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अभी डिसाइड नहीं है कि किसको ये दिया जाएगा। दे आर गारंटेड इक्वल पार्टिसिपेशन इन फॉर्मिंग द न्यू गवर्नमेंट, इसी चीज़ की तो बात करा आर्टिकल ने, सजेस्ट किया है कि हाँ ये होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दे आर अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर बॉर्डर सिक्योरिटी, इसकी भी नहीं बात करी है। दे आर एक्सक्लूडेड, इनको बाहर रखा गया है, रिप्रेजेंटेशन को बाहर रखा गया है फॉर मेजर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अगर जो भी डिसीजन लिया जाना हो फ़लस्तीनियन के फेवर में, उससे इनको क्या कर रखा गया है, उस प्रोसेस से बाहर रखा गया। तो बिल्कुल हमारा आंसर डी ही हो जाएगा, ये प्लान यही बताता है। ठीक है, जो ट्रम्प का प्लान है वो यही बताता है। व्हाट डज़ द फ्रेज रिटन इन सैंड सजेस्ट अबाउट द प्रपोज्ड पीस प्लान, ये जो प्रस्तावित जो पीस प्लान है उसमें रिटन इन सैंड किस चीज़ को दिखाता है। इट इज़ अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड एंड परमानेंट सोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई चीज़ रेत के अंदर लिखी है, रेत पर लिखी है, तो बहुत ही ध्यान से और परमानेंटली सॉल्यूशन के तौर पे काम नहीं करती है। एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया किस चीज़ के लिए, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए। देखते हैं ये आंसर हो सकता है। इट इज़ अनरिलायबल एंड लाइकली टू फेल विदाउट मीनिंगफुल चेंज, बिल्कुल मुझे ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, काफ़ी अनरिलायबल है और संभावित है कि ये फेल कर जाएगा बिना किसी मीनिंगफुल चेंज, यानी कोई भी मीनिंगफुल चेंज आएगा नहीं और इससे पहले ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसकी संभावना दिखाई जा रही है, इतना ज़्यादा अनरिलायबल है, इस पर भरोसा करने लायक नहीं है जो ट्रम्प का जो प्लान है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न ऑन सैंड का जिक्र किया था। व्हाट की एस्पेक्ट डज द आर्टिकल आर्ग्यू, कौन से मुख्य एस्पेक्ट को जिक्र करता है ये आर्टिकल। इज़ मिसिंग फ्रॉम द ट्रम्प, जो कि ट्रम्प के प्लान से मिसिंग है, गायब है। जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फ़लस्तीनियंस, वास्तविक रिप्रेजेंटेशन हो और पार्टिसिपेशन हो किसका, फ़लस्तीन्स का। टाइमलाइन फॉर इजराइल्स विड्रॉल फ्रॉम गाजा, एक टाइमलाइन भी मेंशन अप्रूवल, ये आंसर नहीं हुआ। इसराइल के विड्रॉल का फ्रॉम गाजा, इसकी तो बात करी है, लेकिन मेन कंसर्न यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मेन तो यही है कि जो फ़लस्तीनियन के लोग, फ़लस्तीनियन जो पीपल हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन को इन्हांस किया जाए, जो कि जेन्युइन हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ऊपर से ना हो, जेन्युइन हो। अप्रूवल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूएन मेंबर स्टेट, इसकी भी नहीं बात करी थी। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर बिल्डिंग गाजा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी भी बात नहीं करी थी। तो ये की एस्पेक्ट आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो कि फेल है। ठीक है, टाइमलाइन भी बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमारा ज़्यादा मेन आंसर किसके होने का है, वो ए के आंसर के होने का है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल के सारे क्वेश्चंस समझ में आए गए होंगे। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें आर्टिकल समझ में आया है कि नहीं, इस चीज़ को हम क्या कर सकें, चेक कर सकें, उसको जस्टिफाई कर सकें। और हमेशा की तरह इफ़ यू रियली वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ द PDF ऑफ दिस क्लास, तो यू कैन गेट हियर, है ना। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, you will get the PDF in the evening. And if you want to stay connected with us on other media platforms, so we have our Instagram handle as well, where we share new idioms, phrases, vocabulary, interesting things we share, and we also update our offline batches. If you want to join our offline batches which is located in प्रयागराज, तो आप यहाँ पे हमारी क्लासेस को, जो कि इंडिविजुअल इंग्लिश और स्पोकन के लिए होता है। ठीक है, हमारे यहाँ आपको स्पोकन की भी क्लास प्रोवाइड की जाती है, तो इस चीज़ के लिए आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिज़िकली इन्वॉल्व होकर के क्लास के इन्वॉल्वमेंट में अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम नया बैच भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी हम तो इन सारी चीज़ों का अपडेट हम इसी इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम रेस्ट। ठीक है, एंड अपने फीडबैक को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आपको इनमें क्या चीज़ें अच्छी लगी और ये आर्टिकल आपको समझ में आया कि नहीं, और आपका क्या परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर के, आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए